नमस्कार। क्लाइमेटोलॉजी सीरीज़ में आज ये 5th वीडियो है और इसमें हम चर्चा करेंगे स्कोप ऑफ क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र के बारे में। किसी भी विषय का क्षेत्र यानी उसका जो स्कोप होता है वो उसके ऑब्जेक्टिव्स पे डिपेंड करता है और जितने ऑब्जेक्टिव्स विस्तृत होंगे, ज़्यादा होंगे, उसका विषय क्षेत्र भी उसी के अनुसार व्यापक होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। तो अभी हमने जलवायु विज्ञान के उद्देश्यों के बारे में जाना, तो उनको जानने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र भी अत्यंत व्यापक है। इसलिए जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र का उल्लेख उसकी प्रमुख शाखाओं के साथ किया जाना अधिक उपयुक्त होगा। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, जलवायु विज्ञान की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। पहला है भौतिक गतिक जलवायु विज्ञान, दूसरी प्रादेशिक जलवायु विज्ञान एवं तीसरा व्यवहारिक जलवायु विज्ञान। अब हम आते हैं पहली जो इसकी शाखा है भौतिक गतिक जलवायु विज्ञान, उसके विषय क्षेत्र पे, और इसमें इसके जो संपूर्ण विषय क्षेत्र को हमने 7 मुख्य बिंदुओं में विभाजित किया है। पहला जो इसका विषय क्षेत्र है या जो स्कोप है जिसकी स्टडी की जाती है वो है भूमंडलीय विकिरण एवं ऊर्जा ऊष्मा संतुलन, जो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा है वायुमंडलीय तापमान, यानी तापमान का वितरण का प्रतिरूप अर्थ सरफेस पे कैसा है, दोनों तरह का, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वितरण, यानी पृथ्वी की सतह पे क्षैतिजीय वितरण कैसा है और सतह से वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हुए लंबवत वितरण किस प्रकार का है, और इस तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में इसमें पढ़ा जाएगा। तीसरा है वायुमंडलीय आर्द्रता, तो इसमें जो वाटर साइकिल है वो आ जाएगा। निरपेक्ष, विशिष्ट एवं सापेक्षिक आर्द्रता के बारे में हम इसमें जानेंगे। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण, ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें उनका अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ वायुमंडलीय गतियाँ, संचरण यानी वायुदाब जो पेटियां होती हैं उनकी उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, उनके वितरण का प्रतिरूप कैसा है और पवन संचार किस प्रकार होता है, उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाएगा। और इसके साथ ही साथ इसमें भूमंडलीय वायुमंडल के परिसंचरण, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में हम अध्ययन किया जाता है। क्षैतिज पवन संचार एवं ग्रहीय हवाएं, देशांतरीय पवन संचार, वॉकर संचार एवं दक्षिणी दोलन, ये सारी जो चीज़ें हैं उनका जो अध्ययन है वो इसमें किया जाता है, वो इसका विषय क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त एयर मासेस जो हैं उनके बारे में, फ्रंट्स जो हैं उनकी स्टडी इसमें की जाती है। इसके अलावा कन्वर्जेंट सर्कुलेशन के बारे में, डाइवर्जेंट सर्कुलेशन यानी प्रति चक्रवातीय जो अपसंचरणीय संचार होता है उसके बारे में भी इसमें अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसके विषय क्षेत्र में वायुमंडलीय चरम घटनाएं, एक्सट्रीम इवेंट्स जो होते हैं, जितने भी आपदाएं आती हैं, डिजास्टर्स आते हैं, प्रकोप होते हैं, वायुमंडलीय विक्षोभ जो होते हैं, साइक्लोन्स जो आते हैं, जितनी फ्लड्स वगैरह और ड्रॉट वगैरह आदि की स्टडी भी इसके अंतर्गत की जाती है। और जो इसका टॉपिक या जो शाखा का जो नाम है भौतिक जलवायु विज्ञान, उसमें मुख्य रूप से वायुमंडल के ऊर्जा के विनिमय, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एवं फिजिकल प्रोसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। और गतिक जो जलवायु विज्ञान है उसमें वायुमंडलीय मोशंस यानी वायुमंडलीय गतियां और उन गतियों के कारण उत्पन्न होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। प्रादेशिक जलवायु विज्ञान के विषय क्षेत्र के अंतर्गत विश्व की विभिन्न प्रकार की जलवायु का अध्ययन करना इसका मुख्य जो है विषय होता है। इसके अंतर्गत वृहद स्तरीय स्थानिक मापक पर यानी लार्ज स्केल पे जो जलवायु का कोई भी प्रदेश जो है उसकी जो
क्षेत्रीय इकाई है उसके विस्तार के अनुसार विश्व के विभिन्न प्रकार की जो जलवायु होती है उनमें उसको विभाजित करना, उस कहाँ कहाँ वो पाई जाती है, उसकी अवस्थिति कैसी है और उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। और इसके साथ साथ प्रत्येक प्रकार की जो जलवायु होती है उसमें टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड्स, प्रेसिपिटेशन और जलवायु के जो लोकल वेजिटेशन पे पड़ने वाला जो इम्पैक्ट होता है उसका विधिवत एवं क्रमबद्ध वर्णन किया जाता है। और जलवायु वर्गीकरण के 3 प्रकार होते हैं: जननिक वर्गीकरण, आनुभविक वर्गीकरण एवं मात्रात्मक वर्गीकरण। आनुभविक वर्गीकरण में होता है कि जलवायु के पर्यवेक्षित प्रभावों के आधार पर विश्व के वर्गीकरण को आनुभविक वर्गीकरण, इम्पेरिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी किसी भी प्रदेश की जलवायु का वहाँ के पर्यावरणीय पक्षों पे क्या प्रभाव है, जलवायु का क्या प्रभाव पड़ रहा है, जैसे कि वनस्पतियों के प्रकार पे जलवायु का क्या प्रभाव है, उनके वितरण पे, सॉइल पे और सॉइल प्रोफाइल पे और लैंड फॉर्म्स पे, इन सब सारी चीज़ों पे जलवायु के जो तत्व हैं उनका प्रभाव कैसा है। इस प्रभाव के अनुसार हम जब जलवायु का वर्गीकरण करते हैं तो उसको आनुभविक वर्गीकरण, इम्पेरिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। और दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें जलवायु की विभिन्नताओं के कारण किस वजह से इतना डिफरेंस है उनके द्वारा जनित विभिन्न प्रकार की जलवायु के आधार पे जब विश्व की जलवायु का वर्गीकरण किया जाता है तो उसको जननिक यानी जेनेटिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है उसमें वायुमंडल के विषय में आजकल जो रडार और जो वेदर सैटेलाइट्स होते हैं उनसे प्राप्त जो डेटा होता है उसके विश्लेषण के आधार पे जो वर्गीकरण किया जाता है उसको संख्यात्मक या न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन कहा जाता है। आगे चल के हम कई जो जलवायु विज्ञानवेता हुए हैं उनके द्वारा हम जो जलवायु विश्व की जलवायु का वर्गीकरण हम जब पढ़ेंगे तो हम ये देखेंगे कि कोपेन, थानवेट एवं ट्रिवार्था ने जो जलवायु वर्गीकरण की जो योजना प्रस्तुत की है वो आनुभविक वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। और ओलिवर एवं हिंडोरे द्वारा जो प्रस्तुत जलवायु वर्गीकरण की योजना जननिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती है। व्यवहारिक जलवायु विज्ञान या अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में मानव क्रियाकलापों एवं समाज पर जलवायु के पड़ने वाले प्रभावों यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ और सोसाइटी पर जलवायु का क्या इम्पैक्ट होता है और मनुष्य की शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाओं यानी रेस्पॉन्सेस का अध्ययन किया जाता है। तो हर जो जलवायु प्रदेश है उसमें मनुष्य पर जो जलवायु का असर होता है वो उसकी शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक जो अनुक्रियाएं होती हैं उन पर असर डालती हैं। हर जलवायु प्रदेश में मनुष्य जो है वो जलवायु के तत्वों के अनुसार अलग अलग प्रकार से रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम डिजीज़ेज या बीमारियों की बात करें तो जो शुष्क प्रदेश होते हैं उनके मनुष्यों को अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसके अलावा जो ठंडे और शीत प्रदेश होते हैं उनकी जलवायु के कारण वहाँ के मनुष्यों में निमोनिया और ऐसी जो समस्याएं होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। और इसके साथ ही साथ हम अगर ये देखें तो जो टुंड्रा प्रदेश होते हैं या पूरे पोलर रीजन्स जो हैं वहाँ के लोग हैं, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन के कारण कि वहाँ पे हमेशा फोगी वेदर रहता है उसके कारण वहाँ के जो लोग होते हैं उनको इल्यूज़न होने लग जाता है और भ्रम की जो स्थिति हो जाती है वैसी उनमें मानसिक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि जो जलवायु होती है वो किसी भी प्रदेश के मनुष्य की शारीरिक क्रियाएं कैसी हैं उनको भी प्रभावित करती है, उसके साथ साथ उसकी मनोवैज्ञानिक अनुक्रियाएं जो हैं उन रिस्पॉन्स कैसा होगा उसको भी वो इम्पैक्ट करती है। इसके साथ ही साथ जलवायु
और जो सोसाइटी या ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनको अगर हम देखें तो कई सारे जो सब डिविजन्स हैं उनमें हम इसको बांट सकते हैं। जैसे क्लाइमेट एंड हेल्थ, जलवायु एवं स्वास्थ्य के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं। जलवायु एवं संस्कृति एवं सभ्यता का विकास, किस प्रकार से अनुकूल जलवायु ने जो है सभ्यताओं को जन्म दिया और अलग अलग संस्कृति का विकास हुआ। और आर्किटेक्चरल जो है उस आर्ट को, गृह निर्माण कला को जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। और जलवायु एवं नगरीय पर्यावरण, जलवायु एवं नगर नियोजन, टाउन प्लानिंग को जलवायु किस प्रकार से इम्पैक्ट करती है। और कल्टीवेशन को, कृषि को, एग्रीकल्चर को किस प्रकार से जलवायु प्रभावित करती है। इंडस्ट्रीज़ को जलवायु किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे कि जो कॉटन इंडस्ट्री होती है वो अधिकतर जो आर्द्र प्रदेश जो होते हैं, आर्द्र एवं नम प्रदेश होते हैं, वहाँ पे उन उद्योगों की स्थापना की जाती है। तो उस ऐसे उद्योगों को आजकल तो फिर भी जो ह्यूमिडिफायर होते हैं आधुनिक समय में उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन पहले के समय में जब ह्यूमिडिफायर्स नहीं होते थे तो जो मौसम की या जलवायु की जो ये क्वालिटी है आर्द्रता होने की या नमी होने की, उसको ध्यान में रख के वहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग जो है उसका विकास होता था। इसके साथ साथ ही जलवायु एवं परिवहन, संचार यानी कम्युनिकेशन पे और टूरिज़्म पे जलवायु का असर होता है। इसके साथ ही साथ जलवायु एवं कॉमर्स यानी वाणिज्य पे भी उसका असर होता है। तो इन सारे जो जितने हमने अभी फैक्ट्स पढ़े, इन पे जलवायु इनको किस प्रकार से प्रभावित करती है, क्या प्रभाव होता है, इसका अध्ययन अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी में किया जाता है। इसके साथ ही साथ मनुष्य जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है अपनी क्रियाओं द्वारा, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स के द्वारा, कोयला जलाकर, खनिज तेल के द्वारा, नेचुरल गैसेस के द्वारा, इनके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो उससे उत्पन्न जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन जो परत का क्षरण हो रहा है, उस इन सारी चीज़ों का और क्लाइमेट जो चेंज जैसे जो नए जो क्षेत्र आ गए हैं, इन सभी का अध्ययन जो है अप्लाइड क्लाइमेटोलॉजी के विषय क्षेत्र में शामिल किया जाता है। और अब हम बात करते हैं जलवायु विज्ञान की उपयोगिता या यूटिलिटी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी की। तो जियोग्राफर्स जो होते हैं या भूगोलवेत्ता जो होते हैं वो क्लाइमेट की स्टडी में या क्लाइमेटोलॉजी में इसलिए इतना इंटरेस्ट लेते हैं क्योंकि अर्थ सरफेस पे जितने भी नेचुरल रीजन्स पाए जाते हैं या उनका डिमार्केशन करना है, उनका निर्धारण करना है, तो उसके निर्धारण करने में सबसे इम्पॉर्टेंट जो तत्व होता है वो होता है जलवायु, यानी मूलभूत तत्व जलवायु होता है। और नेचुरल रीजन्स की जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो जलवायु द्वारा स्पष्ट निर्धारित होती हैं और इन्हीं के कारण जो है विशिष्ट मृदा समूह यानी सॉइल ग्रुप्स पनपते हैं, विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ जन्म लेती हैं जलवायु के कारण, और प्लांट कम्युनिटीज़ जो होती हैं वो भी जलवायु के कारण ही उनमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो जलवायु प्रदेशों को संख्यात्मक आंकड़ों के आधार पर भी विभाजित किया जा सकता है और जलवायु को ही प्रादेशिक विभिन्नताओं की कुंजी माना जाता है। यानी जो एरियल डिफरेंशिएशन हम पढ़ते हैं उसका जो आधार है, उसका मूल जो कारण है वो जलवायु है। और इसी के वजह से कार्ल सावर जो हुए हैं उन्होंने कहा कि प्राकृतिक भूदृश्यावलियों में विद्यमान समानता या विषमता मुख्य रूप से जलवायु के कारण ही पाई जाती है। यानी जो नेचुरल लैंडस्केप जो हम पढ़ते हैं, देखते हैं, उनमें अगर किसी भी प्रकार की सिमिलैरिटी है, एक जैसे अगर हैं या वो एक दूसरे से अलग हैं, तो उनके अलग या एक होने का जो मेन कारण है, किस कारण से वो पाई जा रही हैं, तो वो जलवायु के कारण पाई जाती हैं। अगर एक ही प्रकार की जलवायु पाई जाएगी तो वो समानता होगी उनमें, और अगर दोनों में अलग अलग प्रकार की जलवायु पाई जाएगी तो वो उनमें विषमता उत्पन्न कर देगी। तो
जितनी भी भूदृश्यावलियाँ हैं यानी नेचुरल लैंडस्केप्स जो हैं उनका डेवलपमेंट जलवायु के कारण ही होता है।